नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइगर की RXE मॉडल, जो सबसे बेस मॉडल है, जो कि मेरी ही गाड़ी है। मैं आज आपको इसका पूरा ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूं, ठीक है ना। इस गाड़ी की मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं आपको बेस मॉडल में। और इसका ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले ली थी। ये 40-45 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। ये कैसी चली है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या नहीं आई हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको आसानी हो इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इस गाड़ी की चाबी से। इस गाड़ी की चाबी बिल्कुल नॉर्मल मिलती है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी बटन वगैरह लॉक अनलॉक के कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल सादा चाबी मिलती है, ठीक है। अभी मैं आपको गाड़ी के बारे में बाहर से बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंटीरियर से बताऊँगा कि इंटीरियर में इसके क्या मिलता है, बाहर की तरफ से क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ इसकी DRL पर। ये LED DRL मिलती हैं इसमें बेस मॉडल से ही, और टर्निंग इंडिकेटर जो है ये भी आपको LED ही मिलते हैं। यहाँ पर ये नीचे इसकी लाइट मिलती हैं, जो कि हेलोजन है, और इसका लो बीम और हाई बीम दोनों हेलोजन ही मिलता है। ये आप अभी क्रोम देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्रोम सारा का सारा कंपनी से बाहर से लगवाया हुआ है, ठीक है ना, आफ्टर मार्केट। ये इसके बेस मॉडल में कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सारा का सारा हमने पैसे देकर बाहर से लगवाया। अब आ जाते हैं हम इस गाड़ी के टायर पर। इसमें 16 इंची के टायर मिलते हैं, ठीक है ना, जो जिसका साइज़ है 195/60R16, ठीक है। जो इसका टायर साइज़ है वो ऐसा मिलता है। अभी आ जाते हैं हम इस पे ORVM पर। ORVM की इसकी अच्छी खास बात ये है कि आपको जो टर्निंग ये जो है इंडिकेटर है वो आपको ORVM पर ही मिल जाता है। ये ज़्यादातर बेस मॉडल में आपने देखा होगा कि आपको यहीं पर ही भारी फेंडर पर दिखाई देता है, पर इसमें आपको बेस मॉडल में इसके ORVM पर ही आपको टर्निंग इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इसमें जो ये आपकी रूफ रेल्स हैं वो बेस मॉडल से ही मिलती हैं। जो इससे ऊपर वाले मॉडल है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी अलग तरह की मिलती हैं। बेस मॉडल में इस तरह की मिलती हैं, रूफ रेल पर मिलती है गाड़ी के साथ ही। और पीछे वाली जो बैक लाइट है, ये आपकी जो ब्रेकिंग लाइट है रेड वाली, ये आपको LED मिलती है। ये आपको हेलोजन मिलती हैं। जो आपको इंडिकेटर मिलते हैं वो हेलोजन मिलते हैं। जो ब्रेकिंग लाइट है वो आपको LED में ही मिलती है, ठीक है। ये हमने इसमें 3 सेंसर मिलते हैं बाहर की तरफ, पार्किंग सेंसर है वो 3 मिलते हैं। ये कैमरा है, कैमरा जो कि मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, वो भी अंदर से। और मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें आफ्टर मार्केट करवाई हैं, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आ जाओ। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत करते हैं गेट से। आपको 2 पावर विंडो मिलते हैं सिर्फ फ्रंट के लिए। पीछे वाली जो विंडो है वो आपको मैनुअली मिलेंगी, हाथ से ऊपर नीचे करने के लिए। आपको पावर विंडो जो है वो सिर्फ आगे वाली फ्रंट वाली ही मिलेंगी। ऊपर से इसके जो लॉक और अनलॉक है ये आपको हाथ से ही करना पड़ेगा मैनुअली। इसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा होता है कि गाड़ी स्पीड में जब चलने लगती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाती है गाड़ी, पर इसमें आपको खुद ही मैनुअली अपने हाथों से लॉक करना पड़ेगा, जितनी भी, चाहे डिग्गी हो, चाहे आपकी चारों ये दरवाजे हो। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये देखिए, ये आपको LED मिलता है, आप देख सकते हैं, ये LED मिलता है, ठीक है। और इसकी जो हैंडल है, हैंडल पर आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ज़्यादातर गाड़ियों में यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम वाले कंट्रोल मिल जाते हैं, या क्रूज कंट्रोल वाला जो होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सादा गाड़ी है। ये आप इस तरफ आकर देख सकते हैं, इसका ये सिस्टम म्यूजिक सिस्टम है। ये डिस्प्ले भी हमने बाहर से डलवाई हुई है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं आता, ना ही इसमें कोई भी स्पीकर आते हैं, ना कोई ट्विटर आता, ना ही कोई डिस्प्ले आती है, कुछ नहीं आता। ये सब हमने आफ्टर मार्केट करवाया है एजेंसी के बाहर से। और दोस्तों आपने देखा होगा ये यहाँ पर AC के कंट्रोल्स हैं, जो कि आपको मैनुअली मिलते हैं, ठीक है। इसमें गाड़ी के बूट का ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए वो आपको बूट का यहीं से ही मिलता है। लॉक अनलॉक ये गाड़ी यहीं से ही होती है। ये आपको हैजार्ड लाइट मिल जाती है, पार्किंग लाइट जिसे बोलते हैं, उसका स्विच यहाँ पे मिल जाता है। नॉर्मली आपको ये ऊपर की तरफ लाइट मिल जाती है, ये भी नॉर्मल है। इस तरफ दरअसल क्या होता है कि जैसे शीशा आता है, बेस मॉडल है, बेस मॉडल की वजह से इसमें आपको इधर की तरफ मिरर नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। ग्लव बॉक्स इसका ठीक ठाक है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। काफ़ी चीज़ें नहीं आती हैं इसमें, जैसे कुछ बड़ी चीज़ रखनी हो, और गाड़ियों की तरह जैसे टाटा की गाड़ियाँ होती हैं उनके ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसका इतना बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है। बाकी इसमें बोतल होल्डर काफ़ी है। बोतल होल्डर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस,
इसमें अच्छे तरीके से कोई भी बोतल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर इसके बीच में ये मिडल में काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसमें कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक आ जाता है। और दोस्तों अगर बात करें इसके एसी की, ठीक है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि काइगर का एसी जो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा नहीं, इसका एसी काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है ना। और एसी जिस हिसाब से इसका जितना छोटा इंजन है, ठीक है ना, उस हिसाब से अगर हम एसी ऑन करके भी अगर इंजन को या गाड़ी को चलाते हैं ना, तो गाड़ी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दब रही है। छोटा इंजन है, ठीक है ना, फ़र्क तो पड़ता ही है एसी और नॉन एसी पर चलाने के लिए, पर फिर भी गाड़ी के एसी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगा कि जैसे कभी गाड़ी का एसी बहुत ज़्यादा कट हो रहा है। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, जब कभी भी इस गाड़ी को मैं किसी भी गियर पर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी गियर पर 3000 आरपीएम से लेकर जाऊंगा ऊपर, तो इस गाड़ी का एसी अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ये थोड़ी सी मेरे को इसमें कमी लगी, जो मेरे को आज अभी तक और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिली है। बाकी इसका एसी, ठीक है ना, काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। और बात करते हैं इसकी गाड़ी की सिटिंग पोजीशन की, ठीक है। और मैं इसके स्पेस की बात करना चाहता हूँ। इस गाड़ी में मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अंदर में जो बैठने के लिए, जो ड्राइवर के लिए और जो पैसेंजर और पीछे की तरफ जितने भी लोग बैठते हैं, उसके लिए स्पेस जो है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट, ये गाड़ी की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली सेट है। अभी मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जाकर आपको बैठकर दिखाता हूँ कि मुझे हेड रूम कितना मिल रहा है इसमें और स्पेस, लेग स्पेस कितना मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब लोग देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है। मेरा आप हेडरूम देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बैठा हुआ हूँ, मेरा सर बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। बाल थोड़े से बड़े हैं, आपको लग रहा होगा, पर काफ़ी मुझे स्पेस मिल रहा है और इतना मुझे लेके स्पेस मिल रहा है बहुत आराम से। इस गाड़ी में मुझे जो लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशियस कार है ये, ठीक है ना। रेनॉल्ट काइगर में स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। इस तरफ आपको जो है रियर जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, एसी का या पंखे का, आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी मिलती है ये। अब मैं आपको इसके बूट स्पेस और दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप बूट स्पेस और देखिए। इस गाड़ी में बूट स्पेस इतना हद से ज़्यादा मिलता है। ये पूरा मेरे हिसाब से इसका जो बूट स्पेस मिलता है वो 405 लीटर का मिलता है, जो शायद इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इस गाड़ी में आप कितने भी बैग रख लो, कितनी भी कुछ भी चीज़ें रख लो, मतलब स्पेस ही स्पेस मिलता है। ऊपर से फिर इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इसका ये टायर मिलता है, ठीक है ना, एक और जो टायर होता है एक्स्ट्रा टायर, वो 1 इंच छोटा मिलता है, 15 इंची का मिलता है ये, ठीक है ना। दरअसल मेरे पास एक और गाड़ी है टाटा की पंच, उसमें क्या है कि उसका जो 5वां टायर है, ठीक है, वो सेम साइज का है, मतलब जो 15 इंची के टायर है, तो उसका जो ये वाला स्पेयर व्हील जो है वो भी 15 इंची का ही है। इसमें गाड़ी में जितने भी टायर लगे हुए हैं चारों, जो रनिंग टायर है वो 16 इंची के हैं, पर इसमें जो ये टायर दिया हुआ है 5वां, वो 15 इंची का है, जो कि थोड़ा सा कम है। अब अगर गाड़ी पंचर हो जाए तो ये गाड़ी में अगर टायर लगाते हैं तो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, बिल्कुल अलग। तो दोस्तों मैं अभी दिखाना चाहता हूँ आपको इसका इंजन, और इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। कितनी पावर जनरेट करता है, कितने एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, कितने सीसी का इंजन है, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आइए पहले इंजन की तरफ चलते हैं। ये देख रहे होंगे आप, इसकी एलईडी डीआरएल है ये, जो बेस मॉडल से ही आपको एलईडी मिलती है। तो दोस्तों ये है काइगर का इंजन, जो कि कंपनी वाले जो बताते हैं 1998 सीसी का, और ये NRG इंजन है, जो कि पावर जनरेट करता है 71 bhp और 96 Nm का टॉर्क। तो पावर फिगर में अगर देखी जाए तो ये काफ़ी मतलब कम पावर जनरेट करता है, हालांकि चलाते हुए में इतना लगता नहीं है, ठीक है ना। जिस हिसाब का इस गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से इस गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी छोटा है, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज की, ठीक है ना, सिटी के और आपके हाईवे की। सिटी में ये गाड़ी आराम से मेरे हिसाब से 14, 14.5, 15 तक का ये माइलेज दे देती है, अगर आप अच्छे तरीके से ज़्यादा रैप करके नहीं चलाओगे तो। और इसके हाईवे के माइलेज की बात करें तो जब भी गाड़ी मैंने ये हाईवे पर चलाई है, ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने जितनी बार भी इस गाड़ी को हाईवे पर लेकर गया हूँ, और मैंने 80-85 की स्पीड पर जब भी इसको क्रूज़ किया है गाड़ी को, तो ये बहुत आराम से
20-21 का माइलेज निकाल कर दे देती है मुझे। बाकी मुझे पता नहीं और लोग क्या बोलेंगे इस गाड़ी को देखकर, पर फिर भी मुझे इतना निकाल के दे देती है। हालांकि इसका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में थोड़ा सा माइलेज कम है, ये कभी कभार बहुत डाउन भी चले जाता है, 11-12 तक भी आ जाता है। चलने वाला ट्रैफिक हो, जैसे चलता चलता जो ट्रैफिक होता है पहले दूसरे तीसरे गियर में जो चलती रहती है, उसमें ये आराम से 14-15 तक निकाल देती है। ठीक है, ये रही इसके माइलेज की बात। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी मैंने 2022 नवंबर में मैंने इसको परचेज़ किया था, जिसकी ऑन रोड कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ी थी कुछ 6,40,000 रुपये के आसपास, जो इसका बेस मॉडल था। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी अभी तक 5 सर्विस हो चुकी हैं। इस गाड़ी की 5 सर्विस हो चुकी हैं। जो पहली आपको पता है 1000 किलोमीटर पर होती है, उसके बाद जितनी भी सर्विस हैं इसका जो सर्विस इंटरवल है वो 10,000 किलोमीटर पर पड़ता है। मैंने जितनी बार भी अभी तक जितनी भी सर्विस हुई हैं वो सारी की सारी सर्विस सेंटर से हुई हैं अभी तक जितनी भी हैं। तो मेरी इसमें जो सर्विस कॉस्ट आती है इस गाड़ी की, जो कि अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के साथ आती है, जो अभी मैंने पिछली सर्विस ही कराई थी इसकी 30,000 किलोमीटर पर, तो वो पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 7,000 रुपये के आसपास, 7,000 या 7100 रुपये के आसपास की, जो कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी, क्योंकि 1000 सीसी का इंजन है, ज़्यादा बड़ा इंजन है नहीं, क्योंकि टर्बो इंजन आता नहीं है। आपको तो पता ही है सारा जो कॉस्ट होती है वो क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल कितना सिंथेटिक है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट पड़ती है, बाकी जो लेबर कॉस्ट होती है उसके हिसाब से पड़ती है। ठीक है ना, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी। 7,000 नहीं होनी चाहिए इसकी, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास होनी चाहिए, पर फिर भी कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आई हैं। देखो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गाड़ी जब मैंने 2022 में ख़रीदी थी तो शायद मेरे हिसाब से ये पहले स्लॉट की गाड़ी थी, और पहले स्लॉट की गाड़ी में आप समझ सकते हैं, गाड़ी में कोई भी गाड़ी ले लेना उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका इंटीरियर है, इंटीरियर में जो इसका आगे वाला डैशबोर्ड है, ये 30,000 किलोमीटर के बाद इसमें से साउंड आनी शुरू हो चुकी है। जैसे ये थोड़ी सी रफ रोड पर चलती है ना गाड़ी, तो उसके बाद इसमें से थोड़ी सी कड़र कड़र इस तरीके की आवाज़ आने शुरू हो चुकी है, जो कि मुझे थोड़ी सी वो साउंड बहुत वियर्ड लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगता है कि गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इसके मीटर में 40,500 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, और इतनी जल्दी साउंड आना जो कि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मैं और भी डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूं तो इसकी जो लाइट है, नाइट में जो लाइट की जो विजिबिलिटी है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, कोई काम की लाइट नहीं है। अगर सामने से बिल्कुल किसी की लाइट आ जाए, किसी गाड़ी की लाइट पड़े तो अंधा हो जाता है इंसान। लाइटों का इसका कोई काम नहीं है बस खाली बस जलती हैं, बस दिखाने के लिए कि हाँ गाड़ी की लाइट है। मैं बहुत जल्दी चेंज भी करवाने वाला हूँ। दूसरा, अगर आप देखें गाड़ी गंदी भी है तो इस वजह से आपको पता भी पड़ जाएगा। इसके जो वाइपर है आप देख सकते हैं, इसके वाइपर सिर्फ इतना ही कर पाते हैं शीशे को, जो कि मुझे लगता है कि पूरा शीशा कवर करना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम जो ड्राइवर साइड है उसको तो अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, आपको पता ही, मैं थोड़ा सा ऊंचा बैठता हूँ। ऊंचा बैठने की वजह से थोड़ी सी ऊपर की तरफ से विजिबिलिटी थोड़ी सी, और इसकी जो वाइपर की जो ये क्वालिटी है ना इनकी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये अच्छे तरीके से गाड़ी को क्लीन भी नहीं कर पाते। एक और डिसएडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें, क्योंकि पहला स्लॉट है, जो कि काफ़ी जितने लोगों ने भी ये काइगर खरीदी थी तो उन्होंने सर्विस सेंटर पर जाकर ये चीज़ बताई थी, जो इस गाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप नीचे की तरफ आकर अगर देखेंगे, जब कभी भी इसमें अगर बारिश का टाइम आता है या गाड़ी के टायर से कभी भी पानी जाता है तो इसमें कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका जितना भी पानी है ना, ये यहाँ से लाइट से ये जो एरिया है ना, इससे पूरा का पूरा पानी और कीचड़ यहाँ से बहने लगता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे बस क्या ही बताऊँ मैं, बड़ा गंदा सा लगता है देख के। और गाड़ियाँ चल रही होती हैं अच्छे तरीके से, और ये जब भी टायर घूम रहा होता है पानी में तो यहाँ से सारा का सारा पानी निकल रहा होता है। और एक और जो इस गाड़ी के अंदर कमी है वो ये है कि इसमें कैबिन साउंड, जब कभी भी ये गाड़ी रोड पर चल रही होती है, कभी भी रोड साउंड इस गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा आता है कि जैसे कि ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को अभी भी मन करता है मेरा कि कभी मैं इसको डैम्पिंग कराने के लिए ले जाऊं। ठीक है, इतना ज़्यादा साउंड आता है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है ये। तो यही इसके डिसएडवांटेजेस है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको इस गाड़ी के बारे में ज़्यादातर सब चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी मुझसे कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जो है बिल्कुल दे दूँगा।
बाकी इस गाड़ी के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको खास करके जैसे गाड़ी के यहाँ के फेंडर की जो दिक्कत बताई है, ठीक है ना, डस्ट वाली, या फिर अंदर की जो रोड साउंड की बात बताई है, वो अभी फर्स्ट स्लॉट के बाद जो है वो सब चीज़ें जो है रिजॉल्व कर दी गई हैं। हालांकि लाइट का मुझे पता नहीं है, लाइट इसकी जो ऊपर वाले मॉडल हैं उनमें एलईडी लाइट आती है, एलईडी लाइट का किस तरीके से रोल है, वो किस तरीके से मतलब क्या बोलते हैं विजिबिलिटी देती हैं, वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यही बेस मॉडल ही चलाया है, तो मैं इस हिसाब से इसका ही बता सकता हूँ। अभी मेरे फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या कमी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आती है, मुझे ये गाड़ी ना बुरी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ये एवरेज वगैरह और इसकी ड्राइवेबिलिटी जो है जैसे रोड को पकड़ के चलती है, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं एक हाईलाइट और है वो और बताना भूल गया, इसका सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आता है। हालांकि इसके सेगमेंट में शायद पता नहीं मैं सेगमेंट में आती है या नहीं आती, पर जो साइज़ है उसके हिसाब से नेक्सॉन इसके सेगमेंट में आती है। नेक्सॉन का और इसका बिल्कुल बराबर का ग्राउंड क्लियरेंस है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी कितनी ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, ठीक है ना। 208 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। वाइट टायर है, हैंडलिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, कोई बुरी हैंडलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ था इस गाड़ी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर कुछ भी चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अब मैं उसका जवाब दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।